आख्यान प्रस्तुत किया, एक समानांतर विश्व दृष्टि, जहां पर केवल विदेशी से आगत अर्थशास्त्र की ही चर्चा हमेशा होती रही। तो आपने भारतीय परंपरा के अर्थशास्त्र, हिंदू अर्थशास्त्र, हिंदू अर्थ चिंतन पर आपने काम किया, और इस शीर्षक से आपकी एक पुस्तक भी है। आपने भारत के आर्थिक इतिहास की भी चर्चा की। हम सब जानते हैं कि भारत का इतिहास आर्थिक रूप से कितना संपन्न रहा है और धीरे धीरे किस प्रकार हमें विपन्न किया गया औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा। इनकी किताब है ए न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट, जो अनुवाद है उनकी इस पुस्तक का, विकास का नया प्रतिमान सुमंगलम। सुमंगलम एक अवधारणा है भारतीय विकास की, जिसकी विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा की गई है, और इस पर एक शोध प्रबंध भी लिखा गया है प्रोफेसर सुदेश कुमार गर्ग के संपादन में, सुमंगलम एंड एनालिटिकल स्टडी, जो हिमाचल विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय पीठ से प्रकाशित है। आपने 1966 में राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए किया और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 1985 में वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया पर आपने अपना शोध किया, और उसके बाद 2005 के बाद आपने लगातार शिक्षक दिल्ली विश्वविद्यालय के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में आपने पढ़ाया, और वहीं से आप अध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। तो ऐसे अनुभव संपन्न अर्थशास्त्री आज हमारे बीच हैं। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं अपनी ओर से, पूरे विश्वविद्यालय की ओर से, कि आपने इस अवसर पर हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए, हमारे ज्ञान की चौहद्दी को विस्तृत करने के लिए आप यहाँ आए, और आप हमें और हमें सारे हमारे अध्यापकों और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। मैं स्वागत करता हूं अपने कुलपति महोदय का, प्रोफेसर नागेश्वर जी राव का। आप हमेशा से इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों के लिए पूरे विश्वविद्यालय को प्रोत्साहित करते रहते हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और दर्शन से वे काफी करीब से जुड़े हुए हैं, और बराबर हमारा ये मार्गनिर्देशन करते हैं कि किस तरह संस्कृति और साहित्य, संस्कृति और राजनीति और भारतीय संस्कृति की प्रेरणा हम लोगों को ग्रहण करनी चाहिए। आपको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं आदरणीय कुलपति महोदय। मैं अपने सभी कुलपति बंधुओं, प्रोफेसर आरपी दास, प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती जी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल और सभी साथियों को, और सतीश जी को मैं नमस्कार करता हूं। सतीश जी ने इस कार्यक्रम के आयोजन में भागीदारी की, और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से यानी यूट्यूब पर, हमारे फेसबुक पर, हमारे ज्ञान दर्शन पर, सभी हमारे विद्यार्थी और हमारे अध्यापक, निदेशक और क्षेत्रीय केंद्र के निदेशक सब जुड़े हुए हैं इसमें, तो उनको सबको प्रणाम, नमस्कार। तो आज हम याद कर रहे हैं भारतवर्ष के एक निष्काम कर्मी योगी को, जिन्होंने चिंतन के माध्यम से भारत को एक नई दिशा दी, और खास तौर पर
भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने एक नई दिशा दी, एक नया ज्ञान दिया। और सबसे बड़ी बात कि वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी जो अपने से भिन्न विचारधारा से परहेज नहीं करते थे, बल्कि उससे संवाद करते थे। और संवाद करने के बाद वो ये बताते थे कि उनका जो दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है, वो कैसे अन्य दर्शनों से श्रेष्ठ है। यहां तक कि मार्क्स के दर्शन की भी उन्होंने विश्लेषणात्मक आलोचना की। लेकिन उन्हें सारे दर्शन अधूरे लगे, चाहे वो पश्चिमी राष्ट्रवाद का सिद्धांत हो, पूंजीवाद हो, प्रजातंत्र हो, लोकतंत्र हो, जो पश्चिमी अवधारणा का लोकतंत्र है, भारतीय अवधारणा का नहीं। और चिंतन करते करते वे अपने एकात्म मानववाद तक पहुंचे। राजनीति और संस्कृति, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, परंपरा, भारतीय संस्कृति और भौतिक प्रश्न, भारतीय संस्कृति में एकात्मवाद, इस पर बहुत चर्चा उन्होंने की, जिसके बारे में हम लोग अभी सुनेंगे। और सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे विद्यार्थियों को और हमारे जो अध्यापक हैं उनको उनका मार्गदर्शन करें कि भारतीय संविधान में, ये बात मुझे बहुत कचोटती है सर, कि भारतीय संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन पर आगे चलें और अपने संविधान में केवल भारत या भारतवर्ष लिखें, आर्टिकल 1 जो हमारा है संविधान में। तो इस पर भी अगर कुछ मार्गदर्शन मिल सके, क्योंकि बराबर दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस बात को कहा है, इंडिया नहीं भारत। नमस्कार, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर सुशील जी, सीधे सर को आमंत्रित कीजिए। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एकदम समय न लेते हुए आदरणीय प्रोफेसर बजरंग लाल गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य उद्बोधन के लिए। विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, माननीय सम कुलपति प्रोफेसर सत्यकांत जी, डॉक्टर सुरेश कुमार जी, डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी जी, और मेरे आत्मीय अनुज सतीश जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय फैकल्टी मेंबर्स, अन्य महानुभाव और प्रिय विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूं। जब देश की स्वतंत्रता को लगभग 15 वर्ष हो गए, तभी से दीनदयाल जी के मन में बार बार कुछ प्रश्न उपस्थित होना प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता में स्व कहाँ है, स्वत्व कहाँ है, अस्मिता कहाँ है, भारतीय तत्व कहाँ है। ये उनके मन में प्रश्न, और लंबे समय तक अनेक स्तरों पर उन्होंने विचार विमर्श किया। और 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद 1965 में 22 से 25 अप्रैल के बीच में मुंबई में 4 व्याख्यान हुए उनके। उन 4 व्याख्यानों का सम्मिलित नाम एकात्म मानववाद पड़ा। वही नहीं रुके, उसके बाद में भी अनेक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इस विषय की व्याख्या प्रस्तुत की, इस दर्शन को और अधिक समझाने के लिए और अधिक गहरे और गहन व्याख्यान दिए। अब दीनदयाल जी ने जब जिस विषय को इतने विस्तार के साथ रखा, विश्वविद्यालय ने मुझे कहा है कि आपने इसकी प्रस्तुति आधा घंटे में करना, क्योंकि हम सब लोग तो प्राध्यापक हैं, इससे प्रेसी राइटिंग पढ़ी भी है विद्यार्थी जीवन में अभी भी। इसमें बहुत संक्षेप में इस विषय को आप सब लोगों के सामने रखना चाहूंगा। इस विचार की पृष्ठभूमि में 2 मुख्य बातें दीनदयाल जी को ध्यान में आई। एक बात तो ये ध्यान में आई
स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद में भी हमारे अपने सिद्धांत, चाहे वो एकेडमिक वर्ल्ड हो, चाहे वो रिसर्च का वर्ल्ड हो, तो सिद्धांत, नीति और व्यवस्थाओं का आधार अभी भी पश्चिमी विचार बना हुआ है। तो उन्होंने कहा फिर कौन सी स्वतंत्रता मिली है हमको, अगर अभी भी वही सिद्धांत, वही नीतियां, वही व्यवस्था, उनको बनाने में और संवारने में हम पश्चिमी विचार का ही प्रयोग करते हैं। तो ये एक उनके मन में गहरी पृष्ठभूमि के तौर पर विषय आया। दूसरा आया, दीनदयाल जी ने जब 1965 में ये विचार दिया, उस समय पर प्रॉब्लम हुआ सुशील जी? आदरणीय प्रोफेसर गुप्ता जी, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, आवाज पे डिमांड करेंगे। हाँ, नमस्कार जी जी सर, बोलिए। आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? जी जी सर, अब बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आप बोले। जी सर, आवाज आ रही है सर। चले गई है। इसकी आवाज आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बोलिए। लाइट चले गई, इसलिए इंटरनेट कनेक्शन टूट गया, इसलिए मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ। तो मैं दूसरी बात ये कह रहा था कि दीनदयाल जी को दूसरा विषय जो ध्यान में आया, वो ये ध्यान में आया कि विचारधारा विहीन राजनीतिक गठजोड़ देश का भला नहीं कर सकता, इसलिए हमको नए ढंग से विचार करना पड़ेगा। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि दीनदयाल जी ने पश्चिमी चिंतन और पश्चिमी विचार के संबंध में इतना कठोर क्यों बोला? क्या उनको, दीनदयाल जी को पश्चिमी विचारकों के विचारों का कोई अध्ययन नहीं था? गहरा गहरा अध्ययन था। दीनदयाल जी हमारे देश में ऐसा व्यक्तिमत्व हो गया है जिन्होंने भारतीय उसका भी उतना ही अध्ययन किया और उन्होंने पश्चिमी विचारों के और पश्चिमी विद्वानों का भी उतना ही गहरा अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि इस पश्चिमी विचार और व्यवस्थाओं में कुछ विशेष रूप से कमियां हैं और उन्होंने 4-5 कमियां हमको गिनाई। बंद कर दो। 4-5 कमियां गिनाई।
मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है, खूब स्पष्ट आवाज है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? जी सर पहुंच रही है सर। सर आप बोले प्लीज। क्योंकि मैं मोबाइल से बोल रहा हूँ, मेरा ये वो चला गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो पश्चिमी विचार है भौतिकतावादी है, भोगवादी है, जड़वादी है। दूसरा उन्होंने कहा ये खंडित, आंशिक, एक पक्षीय दृष्टिकोण पर आधारित है। और तीसरी बड़े महत्व की बात कही, ये प्रतिक्रियात्मक है, रिएक्शनरी है। इसमें से एक एक उनके कमेंट विस्तार की व्याख्या मांगते हैं। और फिर दूसरी बात तो बहुत ही महत्व की कह दी है, संपूर्ण व्यवस्थाएं और विचार असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, इम्प्रैक्टिकल है। तो ऐसे इनकंसिस्टेंट और इम्प्रैक्टिकल विचार के आधार पर हम अपने देश की व्यवस्थाएं क्यों बनाए? और फिर उनका ये परस्पर विरोधी है, एक विचार एक व्यवस्था दूसरे विचार और दूसरी व्यवस्था के विपरीत है। और अंत में उन्होंने कहा ये विचार सार्वकालिक नहीं है, सब जगह पर लागू नहीं किया जा सकता। ये प्रकृति विशेष और परिस्थिति विशेष में से उत्पन्न हुआ है। इससे भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के लिए हमको भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों के आधार पर विचार करना चाहिए। और इसी में से उन्होंने एक आयुर्वेद का श्लोक कोट किया। उन्होंने कहा यद देशस्य यो जंतु तदेस्य तस्य औषधम। जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में, जिस देश में जो औषधियां पैदा होती है उस देश और प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु और मनुष्यों का इलाज उसी में से होता है। इसी पर से उन्होंने कहा भारत की समस्याओं का समाधान उधार के विचार से नहीं होगा। भारत की समस्याओं के समाधान के लिए हमें भारतीय दृष्टि से ही विचार करना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने भारतीय परिस्थिति की, भारतीय संस्कृति की कुछ फाउंडेशंस को, कुछ मूलाधार को लेकर के एकात्म मानववाद प्रस्तुत किया। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, परंतु भारतीय संस्कृति के संक्षेप में 7 फाउंडेशन, 7 मूलाधार जिसके आधार पर दीनदयाल जी के विचार को समझा जा सकता है, उसका थोड़ा थोड़ा मैं वर्णन करूंगा। पहली बात दीनदयाल जी ने कहा संकट ये है हमारी विश्व दृष्टि डिफेक्टिव है, वर्ल्ड व्यू ही गलत है। आप जो हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अनेक विषयों की रिसर्च करते हैं, एकेडमिक लेवल पर सिद्धांतों की रचना करते हैं, पॉलिसी के लेवल पर नीतियां बनाते हैं, वो गलत विश्व दृष्टि पर आधारित है। वो कौन सी गलत विश्व दृष्टि है? उसको एक वाक्य में ऐसा कहा जा सकता है, खंडित, यांत्रिक, न्यूटोनियन विश्व दृष्टि, फ्रेगमेंटेड, मैकेनिस्टिक, न्यूटोनियन वर्ल्ड व्यू है ये। तो ये वर्ल्ड व्यू गलत है, ये खंडित है, ये आंशिक है। इसके आधार पर संपूर्ण समाज का और संपूर्ण सृष्टि का विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए हमको अपनी विश्व दृष्टि लाना पड़ेगा। और अपनी विश्व दृष्टि क्या है उसको भी दीनदयाल जी ने एक वाक्य में हमारे सामने रखा। उसको कहेंगे समग्र, समन्वित, एकात्म विश्व दृष्टि, इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक, इंटीग्रल वर्ल्ड व्यू। हम ये मानकर चलते हैं संपूर्ण समाज और सृष्टि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, गुथे हैं, परस्परावलंबित है। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने उसी को गॉड पार्टी कहा। हमारे यहाँ पर तो उपनिषदों में प्रारंभ से कहा गया सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये ब्रह्म की रचना है, संपूर्ण रचना। तो पहला काम दीनदयाल जी ने कहा हमको
विश्व दृष्टि बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, दीनदयाल जी ने कहा जिसके लिए हम योजनाएं बना रहे हैं, सिद्धांत बना रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, उस व्यक्ति को समझा है क्या? व्यक्ति ही गलत समझा है हम लोगों ने। सोशियोलॉजी वाले इसको सोशल एनिमल कहते हैं और पॉलिटिकल साइंस वाले इसको पॉलिटिकल एनिमल कहते हैं। एनिमल दोनों के लिए है। और कोई अगर बायोलॉजी पढ़ने और पढ़ाने वाला है तो वो क्या है, वो मनुष्य को कैसा बताता है? इट इज अ बंडल ऑफ थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। मैकेनिकल इंजीनियर वाले मनुष्य को कैसा डिफाइन करते हैं? ये मैकेनिक मैन है। और जिस शास्त्र को मैं पढ़ाता रहा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में व्यक्ति को क्या माना? इकोनॉमिक मैन माना, अर्थ मानव माना। अर्थात ये व्यक्ति प्रत्येक काम के करने में केवल एक ही चीज का ध्यान रखता है, वो अर्थ का, पैसे का, धन का। ज्यादा मिलेगा करेगा, कम मिलेगा तो नहीं करेगा। इसके कारण से ही संपूर्ण आर्थिक व्यवहार अपने देश में भी और दुनिया में भी बहुत ही दोषपूर्ण हो गए। कंज्यूमर के नाते से भी, प्रोड्यूसर और सेलर के नाते से भी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के नाते से भी। आज जितने प्रकार के आर्थिक घोटाले हैं, जितने प्रकार के आर्थिक अपराध है, उसके अगर गहराई में जाएंगे तो हम ये मानेंगे कि ये मनुष्य के बारे में, व्यक्ति के बारे में गलत समझ में से पैदा हुए हैं। तो दीनदयाल जी ने कहा कि व्यक्ति क्या है? तो दीनदयाल जी ने कहा हमारी भारतीय संस्कृति अनुसार व्यक्ति 4 तत्वों से मिलकर बना है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। और इसलिए दीनदयाल जी ने कहा हमको एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा जहां व्यक्ति की इन चारों आयामों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शरीर की आवश्यकता क्या है? तो आहार। आहार प्रतीकात्मक शब्द है। आहार का मतलब है मनुष्य की जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी उस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में से मिलना चाहिए। तो आहार। और मन की आवश्यकता क्या है? मन की आवश्यकता प्यार, प्रेम, सहानुभूति, सद्भाव। हम ऐसे आए दिन अनेक ऐसे उदाहरण देखते हैं, आहार की कोई कमी नहीं, खाने पीने की कमी नहीं थी, फिर भी फांसी के फंदे पर लूट गया। क्यों फांसी के फंदे पर झूल गया वो व्यक्ति? तो बहुत सारे डेथ नोट्स जो प्राप्त हुए हैं, डेथ डिक्लेयरिंग प्राप्त हुए हैं, उस सब में कहा है मेरे पास साधनों की कोई कमी नहीं थी, परंतु मुझे परिवार का प्यार नहीं मिला, पड़ोस का प्यार नहीं मिला, देश और समाज का प्यार नहीं मिला, तो जीवन में सूनापन आया। इसलिए दूसरी आवश्यकता इस व्यवस्था में है कि मनुष्य के मन की आवश्यकता भी पूरा होना चाहिए। मन तैयार है तो ठीक है, मन डिप्रेशन में है, मन टेंशन में है तो कोई काम नहीं हो सकता। तो ये दूसरा बात कही। और बुद्धि की आवश्यकता क्या? विचार। विचार का मतलब है इंटेलेक्ट। गलत और सही का निर्णय करने की क्षमता, उसका विवेक जागृत होना चाहिए। इसी में से टेक्निक, टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजी ये मनुष्य सीखता है। इससे देश और समाज में व्यक्ति कैसा चाहिए? व्यक्ति हमको चाहिए सर अपने को आपकी आवाज म्यूटेड है, उसको अनम्यूट कर लें। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी सर, आप बोले। इसमें लाइट चली गई थी इसलिए टेलीफोन का प्रयोग किया। जी जी सर, तो बोले। बुद्धि की आवश्यकता है विचार। तो दीनदयाल जी ने कहा मैं ऐसे एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था का पक्षपाती हूँ जिसमें से इस व्यक्ति के तीनों आयामों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। और चौथा आयाम है आत्मा। आत्मा की आवश्यकता क्या? अंतोगत्वा उस परम पिता परमेश्वर के साथ साक्षात्कार। मनुष्य को पूर्ण सब सुख कब मिलता है? सुखी समाज कब बनता है?
परम वैभव युक्त समाज का निर्माण कब होगा? जब उस समाज में रहने वाले व्यक्ति के इन चारों आयामों की पूर्ति हो सके, ऐसा उन्होंने कहा। और एक तीसरी बात उन्होंने कहा, मुझे लगता है इस सारे चक्कर में समय पूर्ण हो गया, तो 5-7 नहीं सर ऐसा है कि आप अपना समय लें। वो कोई समय पूर्ण नहीं हुआ है। हम लोग बैठ के बहुत तन्मयता से सुन रहे हैं आपकी बात को। धन्यवाद सर, आप सारी बात करें, हम लोग बैठे हैं सर। ठीक। तो तीसरी भारतीय संस्कृति की विशेषता जिसको पकड़ करके दीनदयाल जी ने रचना दी, वो हम सब जानते हैं। विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विविधता संसार का सत्य और सौंदर्य भारतीय मनुष्यों की पक्की मान्यता है। ऐसी कोई व्यवस्था दुनिया में कल्याणकारी नहीं हो सकती जो विविधता को नष्ट करके एक रूपता लाए। अरे जाति अलग अलग रहेगी, मतपंथ संप्रदाय अलग अलग रहेगी, भाषाएं अलग रहेगी, खान पान की परंपराएं अलग रहेगी, अलग अलग प्रकार की जलवायु में आदमी रहेगा। तो इसलिए उनका विविधता को स्वीकार करना, सम्मान देना। हाँ, मनीषियों का काम यह है, उस समय के कालखंड में उत्पन्न विद्वानों का, समाजवेत्ताओं का, नीति निर्धारकों का ये काम है विविधता के बीच में एकता के सूत्र कैसे खोज करके उनको पुष्ट करना। विविधता विभिन्नता में न बदल जाए, विविधता के भिन्न भिन्न पक्षों के बीच आपसी संघर्ष न होने जाए। इसी को हमारे यहाँ उपनिषदों में ये बोला गया, एकम सद विप्राह बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है, पर उस एक ही सत्य का वर्णन विद्वान लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। ये हमारा फाउंडेशन है, बेसिक फाउंडेशन है। आप रचना बनाते समय इसका ध्यान में रखते कि नहीं गए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़े विद्वान प्राध्यापक हो गए हैं, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। हमें से अनेक लोगों ने शायद उनको पढ़ा होगा। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहा करते थे, ये जो विविधता में एकता का भारतीय संस्कृति का तत्व है, ये क्या है? इसको बोलते अंतर्यामी सूत्र है। ये बेसिक सूत्र है। इसके आधार पर संपूर्ण भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज व्यवस्था की रचना की जा सकती है। तो ऐसा एक तीसरी बात कही। चौथी बात उन्होंने कही कि हम परस्पर संघर्ष में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम परस्परानुकूलता में विश्वास करते हैं, परस्पर पूरकता में विश्वास करते हैं। समाज जीवन में काम करने वाले भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे के सहयोगी कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते? पूर्ण कोई नहीं है हम में से। पूर्ण कब बनेंगे? जब प्रामाणिकता से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। संघर्ष में से समाज की शक्ति नष्ट होती है। इसलिए सहयोग, परस्पर सहयोग और परस्पर कॉम्प्लीमेंटरिटी, ये उन्होंने चौथी बात कही। और पांचवी बात हम सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति के उन 4 पुरुषार्थों के आधार पर रचना करने की बात उन्होंने कही, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिस जमाने में दीनदयाल जी ने विचार प्रकट किया, उस समय पर प्राधान्य किसका था? आज भी है, अर्थ और काम का। कमाना और खाना, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं। और कमाने के लिए कोई नैतिकता का पालन करना आवश्यक, कैसे भी कमाना और कैसे भी ज्यादा से ज्यादा उपभोग करना। आज दुनिया भर में कंज्यूमरिज्म आ गया ना, क्यों आ गया? इसी के कारण से आ गया। कमाने के चक्कर में, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर दिया ना। दुनिया के जो तथाकथित संपन्न देश है, उन्होंने संपन्नता कैसे प्राप्त की? तो प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से शोषण करके प्राप्त की उन्होंने। इसलिए उन्होंने कहा, दीनदयाल जी ने हमको समझाया, देखो हमारी परंपरा में कमाने और खाने पर कोई मनाही नहीं। खूब कमाओ, नहीं तो जीडीपी कैसे बढ़ेगी, देश का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, देश संपन्न कैसे होगा? कमाने पर और प्रोडक्शन करने पर रोक नहीं। हाँ, एक ही बात ध्यान में रखेंगे, धर्म के अनुसार होना चाहिए। अब हमारे कुछ मित्र है, खासतौर से मेरे अनेक मित्र, जब मैं धर्म शब्द का प्रयोग करता हूं तो ये तो कम्युनल भाषा है, ये तो सांप्रदायिक भाषा है।
धर्म को वो समझते ही नहीं। धर्म संस्कृत में ध्री धातु से बना है। संस्कृत के कोई भी शब्द के एक धातु होती है मूल, और ध्री धातु के 3 ही अर्थ है, धारण, रक्षण, पोषण। अब धारण, रक्षण, पोषण करने वाले जो नियम है, कानून कायदे, मर्यादाएं, चाहे वो व्यक्ति की हो, चाहे समाज की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे सृष्टि की हो, इन धारण, रक्षण, पोषण करते हुए अगर आप अपना व्यवहार चलाएंगे तो कोई संकट पैदा नहीं होगा। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा धर्म के अनुसार, यानी नैतिक मर्यादा के अनुसार। गांधी जी ने भी तो यही कहा था। इकोनॉमिक्स में कई बार गलती से हम लोग पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स, ऐसा पढ़ाते हैं, वे बाकायदा कोर्स में पढ़ाते हैं। अरे एथिक्स का प्रयोग अगर आप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक बिहेवियर में नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? अनएथिकल आएगा सारा का सारा। तो ऐसी अनएथिकल इकोनॉमिक्स को और आर्थिक व्यवहार को दीनदयाल जी और भारतीय संस्कृति स्वीकार नहीं करती। गांधी जी का वो वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, I do not draw a sharp or any contrast between economics and ethics. Economics that hurts the moral well-being of an individual or a nation is sinful. बहुत सख्त बोलते हैं, वो तो पापपूर्ण है। ऐसे इकोनॉमिक्स का क्या अर्थ है? तो इकोनॉमिक्स को इसके साथ जोड़ना, नैतिकता के साथ, मर्यादा के साथ जोड़ना, इसी को हमारे यहाँ पर धर्म कहा गया। तो अर्थ और काम धर्म के अनुसार, धर्म के लिए, यानी समाज के लिए और मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का एक अलग प्रकार का इंटरप्रेशन दीनदयाल जी ने दिया है। अभी समय कम है, इसलिए मैं उसके बारे में विस्तार से नहीं बोलूंगा। दीनदयाल जी ने एक बड़े महत्व की बात कही, व्यष्टि और समष्टि के बीच में क्या संबंध, व्यक्ति और समाज, जिसको आजकल हम माइक्रो मैक्रो रिलेशनशिप बोलते हैं। संकट क्या हो गया? माइक्रो मैक्रो रिलेशनशिप को ठीक से समझने के न समझने के कारण से अनेक दोषपूर्ण व्यवस्थाएं निर्माण हुई, जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं। तो प्रोफेसर सत्यकाम जी ने जिक्र किया। तो कैपिटलिज्म क्या है? वो केवल माइक्रो पर आधारित है, इंडिविजुअल ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यही मानता है। व्यक्ति ही सब कुछ है, सेल्फ इंटरेस्ट पर आधारित है। मेरे लिए क्या उत्तम है इसको मेरे अलावा कौन जानता है, इसलिए किसी ने इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इसलिए कैपिटलिज्म में लेसेस फेयर आ गया, नॉन इंटरफेरेंस वाली इकोनॉमी आ गई। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम तो विषमता हुआ, परिणाम तो शोषण हुआ। तमाम पूंजीवादी देशों ने, साधन युक्त लोगों ने साधनहीन का भरपूर शोषण किया, और वो अपने देश तक सीमित नहीं रहे। दुनिया के अधिकांश देशों का, गरीब देशों का उन्होंने अपने साधनों के बलबूते पर शोषण किया। तो प्रतिक्रिया हुई, प्रतिक्रिया में से कम्युनिज्म आ गया। कम्युनिज्म में कहा ये व्यक्ति व्यक्ति क्या होता है, जो कुछ है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और नेशनलाइजेशन का मतलब, उनका मतलब गवर्नमेंटाइजेशन है। तो कम्युनिस्ट देशों ने सब चीजों को सरकार ने अपने अधिकार में कर लिया। व्यक्ति क्या खाएगा, व्यक्ति क्या काम करेगा, कैसे कपड़े पहनेगा, कहाँ रहेगा, इस सब का निर्धारण सेंट्रल अथॉरिटी यानी स्टेट करेगी। तो व्यक्ति जेल के कैदी की तरह हो गया ना, उसका इंसेंटिव और इनिशिएटिव दोनों खत्म हो गए। क्यों काम करूं मैं? न कोई प्रेरणा रहेगी काम की, न कोई पहल रहेगी। तमाम कम्युनिस्टिक वर्ल्ड जो ढह गया उसका विचार करेंगे, इसके कारण से ढह गया। तो उन्होंने एक इस प्रकार से समष्टि यानी सरकार को ही सब कुछ मान लिया। दीनदयाल जी ने कहा ऐसा नहीं है, व्यष्टि और समष्टि, व्यक्ति और समाज, दोनों के अपने पर्सनैलिटी है, दोनों के व्यक्तिमत्व है। समाज को आप सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं कह सकते, ये मैथमेटिकल समेशन नहीं है, व्यक्तियों को जोड़ दिया और समाज बन गया, ऐसे समाज नहीं बना करता। तो जैसे व्यक्ति के 4 तत्व मैंने बताया, ऐसे ही दीनदयाल जी ने समाज के भी 4 तत्व बनाए। शिक्षा, कर्म,
योगक्षेम और यज्ञ, ऐसे 4 तत्व बताए। या उसी को उन्होंने दूसरे पारिभाषिक शब्दों में कहा देश, जन, चिति, संविधान। ये चारों टेक्निकल शब्द है, ये चारों विस्तार से व्याख्या मानती। इन चारों तत्वों का जब मिलन होता है तब समष्टि बनती है, समाज बनता है, उसकी अपनी पर्सनालिटी बन जाती है। अब सवाल है व्यक्ति का और समाज का, व्यष्टि के और समष्टि के बीच में रिलेशनशिप कैसा रहे। पश्चिम के लोग कैसा समझते हैं, उसको नाम दिया दीनदयाल जी ने, वो संकेंद्री संरचना है, कंसेंट्रिक रिलेशनशिप है। व्यक्ति अपने में ही सीमित है, परिवार अपने में सीमित है, पड़ोस अपने में सीमित है, गांव और नगर अपने में सीमित है, उसी गोले में घूमता जाता है। देश अपने में सीमित है, दूसरों से कोई लेना देना नहीं। तो इसके कारण से एक इकाई का दूसरी इकाई से कोई प्रामाणिक आत्मीयता का संवेदनशील संबंध ही नहीं बन पाता। यही तो हो रहा है पश्चिम के देशों में। परिवारों को व्यक्ति नहीं मानता, मेरे लिए महत्व की चीज है। दीनदयाल जी का ऐसी व्यवस्था हमको लागू नहीं है। तो भारतीय चिंतन ने व्यक्ति और समाज यानी व्यष्टि, समष्टि, परमेष्टि, ऐसी जो भिन्न भिन्न इकाइयों हैं उनके बीच जो संबंध माना है, उस संबंध को नाम दिया सर्पिल, अखंड मंडलाकार, उसको नाम दिया उन्होंने। अब ये अखंड मंडलाकार स्पाइरल है, स्पाइरल रिलेशन। हमने स्पाइरल देखा होगा, घेरे अलग अलग है पर एक घेरा दूसरे घेरे से जुड़ा हुआ है। सर्प को कुंडली मारकर देखेंगे हम तो कुंडली अलग अलग है पर सर्प एक ही है। उसकी पूंछ को कोई पिन चुभो देगा, सारा सर्प खड़ा हो जाएगा। तो दीनदयाल जी ने कहा हमारी अखंड मंडलाकार व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि के संबंधों में हमारे ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, जैविकीय संबंध है, जड़वत संबंध नहीं है, संवेदनशील संबंध है। अगर व्यक्ति को तकलीफ होती है तो समाज और परिवार तैयार हो जाता है, परिवार को तकलीफ होता है तो व्यक्ति उसकी सेवा के लिए सब कुछ लग जाता है। दीनदयाल जी का उदाहरण तो स्पष्ट है ना, एमए की पढ़ाई उन्होंने अपनी बहन की सेवा शुश्रूषा के लिए छोड़ दी। वो कैरियरिस्ट होता तो नहीं छोड़ता ना, दीनदयाल जी ने तो एमए फाइनल छोड़ दिया। जब वो कर रहे थे कानपुर में, उनको पता लगा उनकी बहन की सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, मेरी बहन थी, तो उन्होंने कहा मैं सेवा करूंगा, मुझे डिग्री नहीं चाहिए। इसको कहते हैं संवेदनशील ऑर्गेनिक रिलेशनशिप। तो ऐसे व्यष्टि और समष्टि के बीच में ऐसे संबंध थे। जोड़ने वाले भी 4 सूत्र है दीनदयाल जी का। व्यक्ति और समाज को कौन जोड़ता है, कैसे जोड़ेंगे? तो 4, शिक्षा, कर्म, योग, योगक्षेम और यज्ञ। शिक्षा, व्यक्ति की शिक्षा का दायित्व समाज का होना चाहिए। किसी भी देश में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालक और बालिका को ठीक शिक्षा मिले, प्रतिभा का विकास हो, जिम्मेवारी किसकी? समाज की है। तो समाज से ये एरो शिक्षा का व्यक्ति तक चलेगा। शिक्षित हो गया, प्रतिभा संपन्न होगा, फिर उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज करना है, अपने अनुसार कोई काम धंधा करना है। काम धंधे का चुनाव के संबंध में दीनदयाल जी ने बहुत विस्तार से कहा, मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो कोई वो काम धंधा करेगा, प्रोफेशंस करेगा, अब उसके बदले में उसको कुछ मिलेगा। आज की भाषा में उसको वेतन कहते हैं, पारिश्रमिक कहते हैं, पर दीनदयाल जी ने वो शब्द प्रयोग नहीं किया। इससे बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया, योगक्षेम। ये योगक्षेम तनख्वाह से, रेम्युनरेशन से, मजदूरी से बड़ा शब्द है ना। तो ये उसको मिला और अंततोगत्वा व्यक्ति को ही मिल गया। तो जो कुछ मिला उसका उपभोग अकेला कर लेगा? नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। फिर से समाज को समर्पण करना, जितनी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति जितने से हो सकती है वो अपने पास रखना, बाकी दे देना, उसको उन्होंने यज्ञ कहा। तो ऐसे ये 4 तत्व व्यष्टि और समष्टि को जोड़ने वाले तत्व है। और 7वीं बात दीनदयाल जी ने कही, प्रकृति के प्रति दृष्टि कैसा रखना। आजकल के साइंस में, टेक्निक और टेक्नोलॉजी में तो प्रकृति को हम क्या कहते हैं, मेड सर्वेंट है। इसकी चुटिया पकड़ो और प्रकृति को मरोड़ो
और अपने सुख साधन जुटा लो, इसी को विकास कहा हमने। मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो हमको मास्टर जी ऐसे लिखने के लिए कहते थे, प्रकृति पर विजय और सभ्यता के विकास की कहानी साथ साथ चलती। परिणाम क्या हुआ? समूचे संसार में पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया, प्रदूषण का संकट खड़ा हो गया। दृष्टि का भेद है। हमने प्रकृति को क्या माना? माँ माना, देव माना, सूर्य देवता, चंद्र देवता, अग्नि देवता, ऐसा माना ना हमने। धरती माता हमने कहा, वृक्ष देवता हमने कहा, नाग देवता हमने कहा। तो ऐसा कुल मिलाकर प्रकृति के प्रति देखने का दृष्टिकोण कैसा बदलेगा? उसमें से टेक्निक, टेक्नोलॉजी, मेथोडोलॉजी, उसके प्रकार भी बदल जाएंगे। प्रकृति का हम दोहन करेंगे, शोषण नहीं करेंगे, ऐसा दीनदयाल जी ने कहा। अब मैं केवल दो छोटी सी बात करके अपने इस विषय को विराम देना चाहता हूँ। दीनदयाल जी ने दो और टेक्निकल शब्दों का प्रयोग किया, साधारण तौर से लोगों को समझ में नहीं आता। एक चिति और एक विराट। ये चिति क्या है साहब? आजकल के पढ़े लिखे लोग तो कहते हैं चिति एक चिड़िया है। हमने तो पहली बार सुना है चिति क्या है। तो चिति को दीनदयाल जी ने कहा ये राष्ट्र की आत्मा है। शरीर है, आत्मा निकल गई तो शरीर पड़ा, कोई काम नहीं करेगा। ऐसे ही किसी देश, समाज और राष्ट्र में से चिति चला गया तो देश और समाज बिल्कुल कोई काम का नहीं, पड़ा रहेगा, क्या काम आएगा। इसलिए चिति को जागृत करना आवश्यक है। इसको दीनदयाल ने राष्ट्र की आत्मा कहा। और उन्होंने कहा चिति से शब्द बनता है चैतन्य, और चिति को ही कुछ विद्वानों ने शब्द प्रयोग कहा मानस। हमारा राष्ट्रीय मानस क्या है, समाज का मानस क्या है, और ये किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की कसौटी, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय, कैसे तय करोगे भाई? आपने दुर्योधन को क्यों नहीं मानते और धृतराष्ट्र को क्यों नहीं मानते और युधिष्ठिर को क्यों मानते? कृष्ण को पूछते हैं और कंस को नहीं, क्यों? राम हमारे लिए वरण्य है, रावण नहीं, क्यों? किस आधार पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप? तो दीनदयाल जी ने समझा इसकी कसौटी केवल और केवल चिति है। तो एक चिति के बारे में बहुत विस्तार से दीनदयाल जी ने कहा। और फिर ऐसा ही दूसरा शब्द उनका विराट। समाज जीवन में एग्जीक्यूट करना अपनी नीतियों को, अपने सिद्धांतों को, एग्जीक्यूशन होना चाहिए ना। तो एग्जीक्यूशन किस पर निर्भर करता है? विराट पर। विराट कहते हैं संगठित शक्ति का नाम। उसको दीनदयाल जी ने किसी राष्ट्र का प्राण कहा। तो ऐसा कुल मिलाकर दीनदयाल जी ने कई बातें कही है। मैं बहुत सारे विषय छोड़ रहा हूं इसलिए, और अंत में निष्कर्ष के तौर पर इन दोनों को मिलाकर मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ। वो मेरा अपना वाक्य है पर दीनदयाल जी के विचारों के अनुसार वाक्य है। मेरा अपना वाक्य होते हुए भी दीनदयाल जी झलक रहे हैं। दीनदयाल जी की मंशा क्या थी? दीनदयाल जी की मंशा थी अतीत का गौरव। मन में अतीत का गौरव लिखना। हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड कर दी गई, अतीत को नकार दिया हमने, अतीत को पिछड़ा कह दिया हमने, अतीत को दकियानूसी कह दिया। समाज जीवन कैसे खड़ा हुआ? तो अपने मन में अतीत का गौरव, पर केवल अतीत के गौरव के नशे में ही घूमते रहे तब भी गलत होगा। इसलिए अतीत का गौरव, वर्तमान का यथार्थवादी आकलन। व्हाट इज द फैक्ट्स ऑफ द लाइफ टुडे, इसका विचार करना। आज की स्थिति क्या है, समाज की, राष्ट्र की, देश की क्या समस्या है, क्या चुनौतियां है। तो वर्तमान का यथार्थवादी आकलन और भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर, भविष्य का सपना क्या आपका, कोई महत्वाकांक्षा है कि नहीं? तो भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर चिति के प्रकाश में विराट का जागरण कर दीनदयाल जी के सपनों का भारत निर्माण करने का हम संकल्प करें। आज के समय में ये दीनदयाल जी का संदेश मुझे ऐसा लगता है हम सब ग्रहण करें। मुझे विश्वविद्यालय ने बुलाया और इतनी देर तक समय की सीमा को पार करके भी आपने सुनने के लिए मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए हृदय के अंतःस्थल से आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर बजरंग लाल गुप्ता जी, आप हमारे बीच आए और आज दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार और जीवन दर्शन के माध्यम से
हाँ, आपने हमें भारतीय विश्व दृष्टि को भी समझाया और यह भी बताया कि आज के वैश्विक संदर्भ में यह भारतीय जीवन दृष्टि कितनी प्रासंगिक है। अब मैं बिल्कुल भी विलंब न करते हुए आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अपने विश्वविद्यालय के महामहिम कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव जी को विनम्र अनुरोध करता हूँ। बहुत ही पवित्र दिन है जिसमें आज हम लोगों को आदरणीय बजरंग लाल गुप्ता जी का पार्थेय प्राप्त हुआ और एक एक शब्द जो उन्होंने आज हम लोगों को बताए, हम सब बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। और जो भारत की संपूर्ण संरचना, व्यवस्थाएं, संविधान, कार्यप्रणाली क्या थी, क्या है और क्या होनी चाहिए, वो जिस प्रकार से उन्होंने 20-25 मिनट में हम लोग के सामने रखा, यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत अमूल्य निधि है। मैं आदरणीय गुप्ता जी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से प्रणाम करता हूँ। आज का दिन बहुत पवित्र है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है और सबसे बड़ी बात है उनका जो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जो जोड़ने की संपूर्ण दर्शन था, वह इतने सरल शब्दों में आपने प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत लाभकारी है। आज हम ऐसे व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को 8 वर्ष की आयु में खो दिया था। कानपुर में सनातन धर्म कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में पीजी एमए के लिए दाखिला लिया और जैसा कि अभी आदरणीय गुप्ता जी ने कहा वे अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए। और वही जो संवेदना है जिसका आज की नई पीढ़ी या हम लोगों के मन में भी पारिवारिक संवेदना, समाज के प्रति संवेदना, देश के प्रति संवेदना, जिसकी बहुत आवश्यकता है, उसको उन्होंने व्यवहार में करके दिखाया। एक व्यक्ति का अपने परिवार के किसी एक सदस्य के लिए अपने संपूर्ण कैरियर को छोड़ना, ये संवेदना ही है। और यही व्यक्ति देश के लिए उत्थान में मदद कर सकता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण हमारे युवा पीढ़ी को होना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई कि जिस संरचना से हम लोग अपने देश को आगे बढ़ा रहे थे, वह पश्चिमी विचारों से प्रभावित थी, खंडित थी और उसमें कहीं पर भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। और यह निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ी क्षति हुई कि हम लोग उस दिशा को न सोच पाए, न उस दिशा में आगे बढ़ पाए, जबकि हमारे पास स्पष्ट
योजना बनाई थी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने, न वो समाजवाद की बात करते थे, न वो पूंजीवाद की बात करते थे। मानवता, मनुष्य, समाज, राष्ट्र, राष्ट्र गौरव, ये सारे शब्द हम सब जानते थे, लेकिन व्यवहार में लाने के लिए हम दीनदयाल उपाध्याय जी से दूर चले जाते थे। बहुत ही अल्पायु में हम लोग को छोड़ के चले गए, 51 साल की उम्र में। उन्हें जब एक बहुत बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व भी मिला, उसमें भी वे केवल 2 माह कार्य कर पाए और उनका निधन हो गया। लेकिन उनके विचार, उनका चिंतन, उनका दर्शन किस प्रकार से व्यक्ति को परिभाषित किया, शरीर मन, हम जानते हैं, शरीर भी मन भी जानते हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से जोड़ना है, इस दिशा में हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। पंडित उपाध्याय जी ने सोचा। उन्होंने व्यक्ति और समाज, समष्टि जिसको कहते हैं, इसकी कल्पना की। जैसा कि आदरणीय गुप्ता जी ने बताया, अतीत, अतीत का गौरव। हम लोग अतीत पर जब बात करते हैं तो बहुत दुखी होते हैं कि पहले ये नहीं था, पहले वो नहीं था, पहले ये नहीं था। अगर नहीं, हमारे पास जो कुछ है सब पहले से ही था। उस गौरव को हम लोग याद करें। तो अंतिम जो शब्द आपने बोले अमूल्य है हम सबके लिए, अतीत का गौरव। और वर्तमान में हम यथार्थ को देखें, समझें, परीक्षण करें, और भविष्य के लिए सपना, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता तो हमें सपने से ही मिलेगा, हमें भविष्य के चिंतन से ही मिलेगा। जिस तरह से आपने एक एक शब्द को गढ़ा और हमारे सामने प्रस्तुत किया, हमारे जो शिक्षक साथी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो छात्र इसको सुन रहे हो, जिसको हम लोग बाद में इसको काफी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक नया रास्ता, एक नया गौरवपूर्ण स्वप्न, जिसमें हमारा गौरव भी है, हमारा वर्तमान भी है, हमारा भविष्य भी है, जिसमें व्यक्ति भी है, समाज भी है, राष्ट्र भी है, जिसमें खंडित चिंतन नहीं है, एकात्मकता चिंतन है। राष्ट्र सारी चीजों का मालिक नहीं रहेगा, न पूंजीपति सारी चीजों के मालिक रहेंगे, बल्कि इन आर्थिक संसाधनों पर समाज का अधिकार हो, समाज पोषित शिक्षित शिक्षा व्यवस्था होगी। हम लोग इस पर कई बार कई व्याख्यान सुन चुके हैं, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो फिर वही व्यवहार की सरकार पर आश्रित शिक्षण व्यवस्था चले। शरीर, मन, आपने एक एक शब्द को जिस प्रकार से हम सबके सामने परिभाषित किया, स्पष्ट करने का प्रयास किया, और बहुत थोड़े समय में, हम लोग निश्चित रूप से आपके बहुत 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 आभारी हैं। और आज के इस पवित्र दिन पर बजरंगी लाल गुप्ता जी, आपने जो हमें आशीर्वाद दिया, जो पार्थेय दिया, जो आगे बढ़ने का रास्ता दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन के आधार पर दिया,
निश्चित रूप से यह जो दर्शन है 1965 के दौरान उन्होंने जो अपने वक्तव्य दिए थे उससे निकाला, लेकिन आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया वो निश्चित रूप से हम सब के लिए पथ प्रदर्शक रहेगा। हम इस पवित्र दिन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हैं, नमन करते हैं और डॉक्टर बजरंगी लाल गुप्ता जी के प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने हमें जो ज्ञान का संबल इन चुने हुए शब्दों के साथ दिया और हमें एक दिशा मिल गई, के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम कुलपति महोदय इस प्रेरक और मार्गदर्शनपूर्ण अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। और जैसा कि आपने निर्देश दिया उसका हम लोग पालन करेंगे और इस वक्तव्य को प्रसारित करेंगे अधिक से अधिक लोगों तक, अपने छात्रों तक और डिजिटल माध्यमों से भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आपका सहयोग, मार्गदर्शन और प्रेरणा हमेशा हम लोगों के साथ रहती है, उसके लिए आपका आभार और अभिनंदन। अब मैं बिल्कुल भी विलंब न करते हुए आज के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने सहकर्मी डॉक्टर सुरेश गोहे जी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार। आज के व्याख्यान के मुख्य वक्ता प्रोफेसर बजरंग लाल गुप्ता जी, आपने आज हमें दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार एवं जीवन दर्शन से संबंधित व्याख्यान देकर हमें एक नई दृष्टि दी है कि जो कुछ भी हमको विरासत में मिला है उसमें कुछ और नया जोड़ करके हम आने वाली पीढ़ी को कैसे देकर जाएं, उसमें कुछ और संवर्धित करके कैसे देकर जाएं, उसमें आपने हर पहलू पर अपने विचार रखे और भावी पीढ़ी, भावी समाज के लिए एक नई आर्थिक दृष्टि विकसित की है। अतीत का गौरव करके आने वाले समय में राष्ट्र को पुनः गौरवान्वित करें और राष्ट्र का विकास करें, ऐसे विचार आपने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। महोदय, आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। कितने तन्मयता से सभी लोग सुन रहे थे और मेरे मन में अभी भी एक लालसा बची हुई है। मैं यहाँ मौजूद हमारे माननीय प्रोफेसर सत्यकाम जी और माननीय कुलपति महोदय से भी निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी हमें प्रोफेसर बजरंग लाल गुप्ता जी का ऐसा ही एक और विस्तृत और अच्छा व्याख्यान मिले तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि अभी कुछ प्यास बाकी है ऐसा मुझे लगता है। तो ये आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, आप आज के माननीय अध्यक्ष और माननीय कुलपति, और आपके मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं प्रेरणा से यह विश्वविद्यालय नित्य नूतन ऊंचाइयों को छू रहा है और आपने लगातार ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके हमारे ज्ञान के क्षेत्र में हमें नई दृष्टि से राष्ट्र का विकास करने के लिए प्रेरित किया है। आपकी प्रेरणा और प्रोत्साहन सदा बना रहे, आपका स्नेह सदा बना रहे। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रोफेसर सत्यकाम जी, आप माननीय समकुलपति एवं स्वतंत्रता संग्राम एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र के माननीय निदेशक हैं और महोदय आपने भी लगातार विद्वानों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करके, मैं प्रोफेसर बजरंग लाल गुप्ता जी से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से और माननीय प्रोफेसर सत्यकाम जी के सतत प्रयास से हमें लगातार विद्वानों का सानिध्य मिलता रहा है और उनका ज्ञान हमको मिलता रहा है। तो ये प्रोफेसर सत्यकाम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विश्वविद्यालय परिवार के समकुलपतिगण प्रोफेसर आरपी दास जी, प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती जी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी एवं विभिन्न विद्यालय के हमारे जितने भी निदेशक महोदयगण हैं,
हमारे क्षेत्रीय केंद्रों के निदेशक गण, विश्वविद्यालय परिवार के कुल सचिव, उप कुल सचिव, सह कुल सचिव एवं इस व्याख्यान को या इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजन करने में विश्वविद्यालय परिवार के जिन भी लोगों का हमें सहयोग मिलता रहा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तकनीकी क्षेत्र में दक्ष ऐसे हमारे आज के व्याख्यान के और लगातार व्याख्यानों को तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाले संजय जी की टीम और ज्ञान दर्शन और YouTube, फेसबुक आदि पर जो प्रसारण चल रहा है इस कार्यक्रम का, ऐसे आज के श्रोतागण एवं भावी श्रोतागण सभी का आभार, धन्यवाद। हम इस ज्ञान को प्राप्त करके आने वाले समय में राष्ट्र के विकास में प्रगत हों, ऐसा सभी से निवेदन। आज के इस व्याख्यान के कार्यक्रम का संचालन करने वाले डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, लेकिन मैं एक अनुरोध के साथ आप सबको छोड़ूंगा। मैं छोड़ने का मेरा कोई अधिकार तो नहीं है, आप सब हमसे बड़े हैं, लेकिन एक अनुरोध अवश्य करूंगा कि विश्वविद्यालय का हमारा जो केंद्र है वह लगातार आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान जो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है उसमें भी आप सबकी उपस्थिति और सहयोग मिले, और उसके अलावा भी अन्य ऐसे कार्यक्रम आदरणीय महामहिम कुलपति जी और प्रोफेसर सत्यकाम जी की प्रेरणा से हम लोग करते रहेंगे। तो आप सबको नमस्कार करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुचिंतित और व्यवहारिक भाषण रहा, बहुत 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 जानकारी मिली सर हम लोगों को। फिर मिलते हैं सर। बहुत बहुत नमस्कार आपको, बहुत बहुत जी नमस्कार।